कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशंस। तो पहले मैं आपको 1 to 15 के सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम पर। फर्स्ट वाला आपका एक थ्योरी बेस्ड पर अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो ई जीरो, वी मस्ट बी जीरो। तो पहला ऑप्शन है जहां फील्ड जीरो होगी वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ठीक है ना, कि फील्ड जीरो हो तो वहां पर पोटेंशियल भी जीरो हो जाए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल का आप एक्सप्लेनेशन ऐसे ले लो, फर्स्ट में बोल रहा है ई जीरो तो वी मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों चीजें वहां पर जीरो होनी चाहिए। अब जैसे इसका एग्जांपल आप ये ले लो, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर आप इसके लिए बेस्ट एग्जांपल समझ के चलो। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड तो जीरो होती है बट पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल भी जीरो हो, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल जीरो हो, ई जीरो, ई मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो दूसरे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेगेटिव नंबर लेके आ जाओगे। तो बेस्ट है पहले क्लियर कर लो। तो पोटेंशियल जीरो, ई मस्ट बी जीरो, तो वी जीरो तो कंपलसरी है, ई भी जीरो, ऐसा देखते हैं। अब जैसे आप एक डायपोल ले लो, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, और डायपोल ले लो या इक्वल अपोजिट चार्जेस ले लो, बातें की है। अब ये सेपरेशन आर ले लो। अब चेक करो, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो है बट इस पी पॉइंट पर फील्ड जीरो नहीं होगी। दोनों की फील्ड जो होगी, इसकी फील्ड इधर की तरफ, सिमिलरली इसकी फील्ड भी इधर की तरफ ऐड हो जाएगी। तो पोटेंशियल जीरो है पर फील्ड पी पॉइंट पर नॉन जीरो है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, ई इज नॉन जीरो, वी मे बी जीरो। अब ये मे बी ऑप्शन लगा, तो फील्ड नॉन जीरो हो पर पोटेंशियल मे बी जीरो हो जाए, ऐसा कहां पर होता है। तो जैसे आप इसके लिए ले लो रीजन, ऐसा रीजन जहां पर फील्ड नॉन जीरो मतलब फील्ड का वैल्यू समथिंग कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं पर पोटेंशियल वहां पर हमें जीरो मिल जाए, ठीक है ना। तो आप जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड तो नॉन जीरो है पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए वैलिड ऑप्शन हो गया। और इसका एग्जाम्पल आप यही याद कर लो कि डायपोल के सेंटर पर या फिर बाइसेक्टर लाइन पर फील्ड तो नॉन जीरो होती है पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां फील्ड नॉन जीरो और पोटेंशियल में का मतलब हो गया जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है वाली तो कहानी आपके सामने आ गई, नहीं हो सकता है वाली कहानी के लिए आप यहां पर ले लो 2q चार्ज। अब यहां ना फील्ड जीरो होगी ना यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी को वेरीफाई करते हैं। डी वाला कह रहा है पोटेंशियल नॉन जीरो, ई कैन नॉट बी जीरो, मतलब जहां पर नॉन जीरो पोटेंशियल वहां पर फील्ड जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल तो ये रहा, यहां पर नॉन जीरो पोटेंशियल है पर आप देख रहे हो फील्ड जीरो है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा डिटेल से मैंने एक एक चीज समझा दी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन कैसे हमने लिंक करा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको पोटेंशियल का वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। ये कह रहा है 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ -0.1 कूलम फ्रॉम ए टू बी, देन पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। क्यू वो चार्ज जिसको हम मूव कराते हैं इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा वी। वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 20 जूल, चार्ज दे रखा है जैसा दे रखा है वैसा डालना पड़ेगा, -1 कूलम, और डेल्टा वी यहां से बिल्कुल आसानी से हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 200 और यूनिट इसका हो गया वोल्ट। अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ए आई कैप और बी जे कैप इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ एरिया ए, सरफेस का एरिया में ए दे रखा है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इफ द सरफेस लाइज इन वाई जेड प्लेन। अब देखो इसका मतलब, अगर सरफेस वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो मान लो ये वाई, ये जेड और ये एक्स ले लो और ये सरफेस ले लो आप, ठीक है ना। तो अगर ये सरफेस जिसका एरिया ए है वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो उसका एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। अब आप एरिया वेक्टर समझ गए कि ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। अब सिमिलरली अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में होता तो ये एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ आ जाता, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब आपको फ्लक्स निकालना है, डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो या बेसिक डेफिनेशन यूज कर लो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए वेक्टर ये रहा, डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अब सिर्फ आई वाला है इसलिए जे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ई ए, ठीक है ना। तो सॉरी स्मॉल ए इंटू ए कैपिटल ए। तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला प्रॉब्लम। ये बोल रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। पहले इसका एक बार कांसेप्ट समझो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो सेंटर पर पोटेंशियल होता है ये हो गया सरफेस, ठीक है ना, ये हो गया सेंटर, ये डिस्टेंस हो गया r। तो पोटेंशियल एट द सेंटर की वैल्यू होती है 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब kq/r, और पोटेंशियल एट सरफेस हो गया kq/r।
अब हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पोटेंशियल सेंटर के पोटेंशियल का हाफ हो। अब सेंटर का पोटेंशियल तो ये हो गया, हाफ इसका हो गया 3/4, तो वो सरफेस से बाहर आएगा। तो सरफेस से बाहर ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है x डिस्टेंस पर वो सेंटर का हाफ है। तो अब हम इस x को निकाल देते हैं, पर उसने क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना, सरफेस से हमें आंसर निकाल के देना है, हम सेंटर से लेते हुए चल रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, जनरल फॉर्मूला लगाया k/x इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर 3/2 k/r। यहां पर k/q वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 4/3r, बट ये x कहां से है, सेंटर से है, हमें कहां से चाहिए, सरफेस से। तो फ्रॉम सरफेस जब हम इसको निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा x - r, यानी इसमें से हमें r हटाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा r/3। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, ये आपका थ्रेड चार्ज सिस्टम का प्रॉब्लम है। ये बोला टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव क्यू चार्ज आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L मीटर। तो ये दो चार्ज्ड बॉल्स हैं, L लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंड करी गई। अब क्या किया जा रहा है, द होल सेटअप इज टेकन इन सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। तो हम इसे ले जाते हैं सैटेलाइट के अंदर जहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है। जब कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी तो mg नीचे की तरफ लगेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये चार्ज बिल्कुल 180 डिग्री पर हो जाएंगे। तो यानी इनका ओरिएंटेशन एक का राइट की तरफ और एक का लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो क्यू इधर, ये एल हो गया और ये भी एल हो गया। अच्छा, क्या पूछा गया है, द एंगल थीटा बिटवीन द टू स्ट्रिंग एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो एंगल थीटा, तो वो तो बहुत आसान हो गया, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी, और टेंशन जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कूलम फोर्स के बराबर होगी। तो टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास kq² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया कितना 12, तो ये बना 4l²। तो ये मेरे पास टेंशन का वैल्यू आ गया। अब हम ऑप्शन मिला लेते हैं, तो पाई और kq² 4l², दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। ये बोला टू बॉल्स A एंड B हैविंग इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस फोर्स F। पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिन पर सेम चार्ज है, तो Q चार्ज ले लेते हैं, डिस्टेंस हम अपनी तरफ से R रख ले रहे हैं। इन दोनों को R डिस्टेंस पर रखने पर इनके बीच में F की फोर्स लगती है, तो फोर्स F का वैल्यू हो गया kq²/r²। अब ये बोला सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल, तो अब एक सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल लाते हैं, उस अनचार्ज्ड बॉल को A से टच कराते हैं, तो दिस इज अनचार्ज्ड बॉल। तो जब हम इसे A से टच कराएंगे, अब क्या होगा, इन दोनों में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का चार्ज हाफ हाफ ना हो जाए। हाफ हाफ इसलिए क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल बोल रहा है। अगर डायमेंशन अलग अलग होते तो पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से करना पड़ता, जब तक चार्ज डिवाइड होता जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो आइडेंटिकल वाले में फायदा हो गया, यानी फाइनली जो चार्जेस मिलेंगे q/2। तो फाइनल डायग्राम ये रहा, A इधर B इधर, B पर तो एज इट इज चार्ज है, यहाँ का चार्ज q/2 हो गया, और अनचार्ज बॉल पर भी चार्ज आ गया q/2। अब इसको कहां रखा गया, बिटवीन द टू बॉल्स, तो इसको बीच में रख दिया गया, C नाम डाल देते हैं इसका, q/2 चार्ज। ये डिस्टेंस हो गया r/2, ये डिस्टेंस भी हो गया r/2। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस बॉल इज, अब हमें इस बॉल की फोर्स के बारे में पता लगाना है, ठीक है ना। तो A वाला C वाले के ऊपर इधर की तरफ रिपल्शन की फोर्स लगाएगा FAC, B वाला C वाले पर इधर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा FBC। अब देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स बड़ा कौन सा फोर्स छोटा, तो पहले FAC का वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया K, और चार्ज का प्रोडक्ट लोगे तो q²/4, और डिस्टेंस हो गया r/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस r²/4। तो ये गया, तो FAC का वैल्यू तो F के बराबर ही आ गया, बट अभी बाकी ये चीज FBC निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया K, चार्ज का प्रोडक्ट हो गया q²/2, और डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया r²/4, तो ये बना 2 kq²/r², दैट मींस आंसर हो गया 2F। अब नेट फोर्स देखनी पड़ेगी, तो BC की वैल्यू 2F है, AC की वैल्यू F है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, F के बराबर। तो फाइनली F' की वैल्यू हो गई F के बराबर। तो अब जो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स है 2F - F, यानी F के ही बराबर है। तो ऑप्शन आप ढूंढोगे, ऑप्शन हो जाएगा B वाला करेक्ट। तो ये था आपका 6th प्रॉब्लम। अब चलते हैं 7th प्रॉब्लम पर। 7th प्रॉब्लम कह रहा है टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आसान, पर आने का मैक्सिमम चांस है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, मुश्किल नहीं है। ये बोला टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। तो ये रहे दो पॉइंट चार्जेस, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वैल्यू q1 q2 ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें r दे रखा है, एंड दे एक्सर्ट अ फोर्स F की वैल्यू हो गई k q1 q2 by r²। ओके, अब क्या किया जा रहा है, the value of distance r at which they experiences force 4F when placed in a medium of dielectric constant 16। अब इनको मीडियम में भी डाल दिया गया, नया डिस्टेंस बताना है such that force 4F हो जाए। तो देखो आप नया डिस्टेंस d लेते हैं, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में 16,
और नई जो फोर्स है वो 4f हो गई, तो 4f की इक्वेशन बन गई, स्मॉल के की जगह आ जाएगा k बाय के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह k एप्सिलॉन नॉट, तो कैपिटल के नीचे यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां आ गया q1 q2 बाय d स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 16 पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट मिला, इसकी जगह मैंने 16 इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया 64 f इक्वल्स टू k q1 q2 बाय d स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, डिवाइड मार लो, काम खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 1/64 इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ गई r/8, तो नया सेपरेशन चार्जेस के बीच का होना चाहिए r/8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो सिंपल था, बट थोड़ा सा आपको इसमें कंसेप्ट लगाना था, कैलकुलेशन करनी थी, बट प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट फिर से थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, तो आप देख लो अगर आपकी हुई हो। तो ये क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो कांस्टेंट फील्ड में रखा गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, या क्या एक्सेलरेशन इक्वल, हमें इन पे काम करना है। तो देखो बेटा, जब आप यूनिफॉर्म फील्ड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखोगे, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, चार्ज दोनों पर ई के ही बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम, बट मास दोनों का अलग अलग है, प्रोटॉन का मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम, तो फोर्स तो दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा बट डायरेक्शन इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, तो एक्सेलरेशन अगर आप इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो ये हो गया ई बाय एम ई, है ना, मास से डिवाइड किया, और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो गया ई बाय एमपी, तो दोनों के एक्सेलरेशन बनेंगे इक्वल है, ठीक है ना। हाँ, फोर्सेस इक्वल है बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में सेम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो बात है 9th वाले प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, आसान है पर आपके में मेडिकल में बहुत ज्यादा आता है। ये कह रहे चार्ज वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.1 माइक्रोमीटर, तो हमें एक चार्ज वाटर ड्रॉप दे रखी है और इस ड्रॉप का रेडियस हमारे पास है 0.1 माइक्रोमीटर, जिसको हम लिख लेते हैं 10⁻⁻7 मीटर। इज इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में, अब कैसे इक्विलिब्रियम में होगी, तो इस चार्ज ड्रॉप पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी क्यू ई की, वो एम जी को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है ना, इसलिए ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होगी। इफ चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज जो दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी हमें दे रखी है, तो देखो क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं, तो क्यू ई इक्वल्स टू एम जी, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ई इक्वल्स टू एम, मास तो दे नहीं रखा, तो हम डेंसिटी कंसेप्ट से ब्रेक करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी बाई ई। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, डेंसिटी 10⁻³ होगी, 4/3 पाई की जगह 3.1, नियरली 3 ले लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अच्छा, आर क्यूब, तो रेडियस हो गया हमारे पास 10⁻⁻7, क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻21, जी की जगह आ गया 10, और नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये यहाँ से गया 0.4 हो गया, तो नीचे मैं 4 रख रहा हूँ और इसको 10⁻⁻20 बना के ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा डाटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आया हमारे पास 10⁻3 और ये नियरली 1.03 के आसपास हो गया, 1.03/4, ठीक है ना, और सारी 10 की पावर कैंसिल आउट हो गई। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बना 1030/4, तो तकरीबन ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 250 आ जाएगा। तो 1030/4 करोगे तो 250 से थोड़ा सा ज्यादा, अब देखते हैं कितना आता है, तो 4 2 8 और बचा 2 4 5 जा 20 और ये आ गया हमारे पास, इधर बचा 3 4 7 जा 28, तो 257 के आसपास। ये मैंने 3.1 लिया था, जबकि 3.142 लेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी और आगे चली जाएगी। तो अब आप 257 के आसपास का आंसर देख लो, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन पॉसिबल हमारे लिए, वो हो गया आंसर नंबर सी। तो इस तरीके से करके और आसान कर सकते थे कैलकुलेशन, 3.1 की जगह 3 डाल दो, ठीक है ना, तो भी आंसर जो होगा हमें नियर बाय में मिल जाएगा और हम अपने प्रॉब्लम को फटाफट से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 10th वाला प्रॉब्लम, ये बोला है एट एनी पॉइंट x, 0,0 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस। तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी नीट एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो, आसान है बट इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। पोटेंशियल दे रखा है और 1 मीटर पर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो आसानी से निकाल लेंगे। फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन यूज करते हैं, तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू -dv/dx आई कैप। dv/dx इसलिए क्योंकि पोटेंशियल x एक्सिस पर हमें दे रखा है, तो फील्ड जो हो गई वो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। dv/dx के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल की इक्वेशन को। 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर ऊपर जाती है नेगेटिव साइन के साथ और नीचे x से बढ़ जाती है। अब मैं सिखाते जा रहा हूँ, आप देखते जाओ। तो 1000/x हो गया, पावर कितनी है x की 1, तो ऊपर गया तो -1000 और नीचे x से बढ़ गया x², पावर ऊपर गया तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ 3000, नीचे x³ हो गया, फिर पावर ऊपर गया -1500, नीचे x की पावर 4,
अब क्योंकि हमें निकालना है x इक्वल टू 1 पर, तो dv बाई dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो आप x की जगह 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3000, 14,000 और ये बनेगा 5500। अब फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं, तो फील्ड की वैल्यू आ गई, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो माइनस यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5500, यूनिट हो गया इसका वोल्ट पर मीटर और आई कैप, ठीक है ना। अब आप इसका ऑप्शन ढूंढ लो 5500 आई कैप वोल्ट पर मीटर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो, वो तरीका ये है क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है, फील्ड सिर्फ आई कैप में ही आएगी। अब आई कैप में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बिना सॉल्व किए भी इस तरीके से स्मार्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ये भी तरीका। हाँ, सॉल्व करने की जरूरत तब पड़ेगी जब एक से ज्यादा आई कैप वाले हैं, एक ही आई कैप वाला है तो फिर तो सोचना ही नहीं, टिक मार के आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है 11th वाला, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। तो ये हमारे पास हॉलो कंडक्टर है तो और इसको चार्ज q का दिया गया, रेडियस इसका r है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो हम सेंटर से सरफेस पर एक चार्ज लाना चाहते हैं स्मॉल q का, और यहां से यहां चार्ज स्मॉल q को ले जाने का वर्क डन कितना होगा। अब क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो ये जो पॉइंट है a और ये जो पॉइंट है b, इन a और b का पोटेंशियल चेक करोगे तो वो v हो जाएगा, यानी kq/r ही हो जाएगा। अब क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है q डेल्टा v, डेल्टा v तो हो गया 0 क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 0। तो ऑप्शन आप ढूंढोगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12th पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 ये कह रहा है, ये एक आपका सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। ये बोलता है इफ अ पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट वाज अनचार्ज्ड। तो जब अनचार्ज्ड होगा तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2/√L/G, ठीक है ना। ये हो गया पुराना टाइम पीरियड। अब नया टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड चार्ज होने के बाद हो गया 2/√L/G इफेक्टिव। अब G इफेक्टिव क्या हो गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अब वो देखना पड़ेगा कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो चार्ज के ऊपर QE ऊपर लगा, नीचे mg लगा, तो चार्ज होने से, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होने से जो नेट फोर्स आ गई या G इफेक्टिव की वैल्यू आ गई वो होगी G - QE/m, यानी G इफेक्टिव की वैल्यू घट गई। तो एज पेंडुलम इज चार्ज्ड, तो न्यू केस के अंदर G इफेक्टिव कम हो गया। अब G इफेक्टिव कम हो गया तो टाइम पीरियड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, तो विल इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक कंसेप्चुअली ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा किस तरीके से अटेम्प्ट किया। अगर यही नेगेटिव कर देते, अब QE नीचे हो जाता, G इफेक्टिव बढ़ जाता, टाइम पीरियड का वैल्यू कम हो जाता, तो ऑप्शन फिर जाता विल डिक्रीज। ऐसे करके आप सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 13th प्रॉब्लम, ये बोला है n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ सेम साइज। तो ये n ड्रॉप्स है हमारे पास सेम साइज की है, आर चार्ज टू V वोल्टेज, तो हर किसी का चार्ज हमारे पास V वोल्ट है। इफ दे कोलिज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, तो ये एक बड़ी लार्ज ड्रॉप बनाते हैं, बड़ी ड्रॉप का रेडियस बड़ा R ले लो, ये स्मॉल r हो गया, ओके। ऐसी n ड्रॉपलेट्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। सिंपल है, देखो वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, तरीका ये है। तो इन पे चार्ज Q ले लो हर ड्रॉप पर, और बड़ी ड्रॉप का बड़ा चार्ज Q ले लो, तो n टाइम्स स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। रेडियस का कंपैरिजन करने के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन करा दो, तो n इंटू 4/3 पाई r³ इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये गया और यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ गई n की पावर 1/3 स्मॉल r। अब बड़ी ड्रॉप बाय छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, तो KQ बाय बड़ा R बाय KQ बाय स्मॉल r, और इसके अंदर वैल्यू डाल दो। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे VV बाय VC, Q की जगह कितना NQ और कैपिटल R की जगह n की पावर 1/3 स्मॉल r, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा n की पावर 2/3। तो बड़ी ड्रॉप बाय छोटी ड्रॉप के जो पोटेंशियल का रेशियो होता है वो होता है n की पावर 2/3। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट याद कर लो। अच्छा, क्योंकि छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल V दे रखा है तो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल हो जाएगा n की पावर 2/3 इंटू V हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, जरूर आपको आना चाहिए। 14 प्रॉब्लम पर चलते हैं। 14 प्रॉब्लम ये कह रहा है पॉइंट चार्ज स्मॉल q मूव फ्रॉम पॉइंट P टू S अलोंग पाथ PQRS। तो PQRS के थ्रू हम लेकर के आ रहे हैं स्मॉल q के चार्ज को, ओके। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, P का कोऑर्डिनेट a, b, 0, सिमिलरली Q का, R का और S का। हमें क्या पता करना है, वर्क डन बाय द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड नहीं, बाय द फील्ड। तो वर्क डन बाय द फील्ड, पहले इसका फॉर्मूला समझो, ये हो गया -Q डेल्टा V, अगेंस्ट द फील्ड होता +Q डेल्टा V, ठीक है ना। इन द प्रोसेस इज गिवन बाय, तो अब ये कैसे निकालोगे, इसके लिए हमें डेल्टा V निकालना पड़ेगा। डेल्टा V होता है माइनस फील्ड, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, E डॉट डेल्टा R लिख लो। अच्छा, E तो हमें दे ही रखा है और वो इन टर्म्स ऑफ E लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ लेते हुए चल लेते हैं। तो E वेक्टर की वैल्यू E आई कैप, डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया S और इनिशियल हो गया P। तो S का कोऑर्डिनेट माइनस P का कोऑर्डिनेट करो और I J के लगाते जाओ। तो S का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0 और P का कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो रिजल्ट आ गया -A आई कैप
माइनस बी जे कैप और के कैप वाला टर्म जीरो हो गया। अब पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ई डॉट डेल्टा आर का वैल्यू हमारे पास आ गया, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, तो सिर्फ आई का टर्म है, माइनस ई है। अब डेल्टा वी की वैल्यू ले लेते हैं, तो डेल्टा वी की वैल्यू के लिए ये रिजल्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ई है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई दोनों पॉइंट के बीच का। अब वर्क डन बाय द फील्ड, ये हो गया माइनस क्यू का चार्ज हम ले जा रहे हैं और डेल्टा वी की जगह आ गया हमारे पास ई ए, तो माइनस क्यू ई ए, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई बाय द फील्ड, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, वर्क एनर्जी टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 15th। अगेन वर्क डन का है, बट अब डायपोल का वर्क डन है। तो ये कह रहा है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डायपोल थ्रू 180 डिग्री इन फील्ड फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन इज। तो डायपोल को डिफ्लेक्ट कराने के वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला होता है पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आप डायपोल को डिफ्लेक्ट करा रहे हो, कहां से कहां, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो पुट कर दो इसके अंदर, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी cos 0 हो जाएगा 1, cos 180 हो जाएगा -1, फाइनल आंसर आ जाएगा 2p। ये एक आसान प्रॉब्लम हो गया, आंसर नंबर बी करेक्ट। तो ये थे आपके 1 to 15 तक के सॉल्यूशन। अब आप देखना नेक्स्ट 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।